स्वागत है आपका ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में। हमारा तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने एक पार्ट में पिछली वीडियो के अंदर देखा कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना है, नर्व सेल क्या होती है अर्थात न्यूरॉन की संरचना और कितने प्रकार की न्यूरॉन्स हो सकती हैं, ये सब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है और इसमें कौन कौन से भाग हैं, मस्तिष्क क्या होता है, ये सब हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र जो है उसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। अध्ययन की सुविधा के लिए तंत्रिका तंत्र जो है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। लगभग सभी एनिमल्स के अंदर हम ये देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र जो है, जो विकसित प्रकार के जो प्राणी हैं उनमें सभी में 3 पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ आप देख सकते हैं नर्वस सिस्टम को हमने यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात सीएनएस यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है। जबकि दूसरा भाग है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम पीएनएस अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तीसरा पार्ट है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ 3 प्रकार का 3 भागों में बटा हुआ है तंत्रिका तंत्र को। जब हम पढ़ते हैं तो 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, केंद्रीय अर्थात नाम से जो कि हमारे यानी अक्ष में केंद्रीय भाग में स्थित होता है, जिसे हम जो मेन हमारे शरीर का यानी आधार बनाता है। तो यहाँ 2 भागों में डिवाइड है। फिर से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम सीएनएस अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर 2 भाग हैं। मुख्य रूप से मस्तिष्क, जिसे ब्रेन कहते हैं, पहला भाग है इसका मस्तिष्क या ब्रेन, जो कि विस्तार से हम अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट है इसका मेरु रज्जु, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो मस्तिष्क होता है वो मुख्य जो है केंद्रीय भाग बनाता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार ये मस्तिष्क, मान लीजिए यहाँ ये मस्तिष्क है, फिर यहाँ से ये पीछे जो इससे निकल के जाती है मेडुला ऑब्लंगेटा से, तो ये क्या है, मेरु रज्जु। ठीक है, तो ये मस्तिष्क और ये मेरु रज्जु, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दोनों भाग चूंकि केंद्र में होते हैं, शरीर के केंद्र के अंदर होते हैं, इसलिए इसे हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नाम दिया। राइट। नेक्स्ट दूसरा भाग है परिधीय तंत्रिका तंत्र अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये परिधि बनाता है, अर्थात ये हमारे शरीर की आउटर यानी परिधि को बनाता है, तो इसीलिए इसको हमने परिधीय नाम दिया। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से भाग हैं, तो ये हम जान लें, ये अच्छी तरह से जान लीजिए कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में वो ही भाग होंगे जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से बाहर यानी उसके आउटर में निकल रहे हैं। तो अब आप जान लें कि मस्तिष्क जो है उससे निकलने वाली परिधीय भाग में कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? कपाल तंत्रिकाएं, जिन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और ये मानव के अंदर 12 जोड़ी होती हैं। मानव में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। अगर हम पिछले उनकी बात करें, एम्फीबिया के अंदर 10 जोड़ी होती हैं। तो इस प्रकार कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं, जिन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। दूसरा जो भाग है वो है मेरु तंत्रिकाएं अर्थात स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो मेरु रज्जु से निकलती हैं। तो ये मेरु रज्जु है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ से लगातार जो है परिधि में तंत्रिकाएं निकल रही हैं, जिन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो मानव में ध्यान रखना 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स होती हैं। कितने जोड़ी होती हैं? 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये जो तंत्रिका तंत्र है ये हमारे शरीर का आंतरिक तंत्र होता है, जो डायरेक्ट जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा नहीं होता है, इसीलिए इसको अपने स्वयं का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे हमने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहा है। ये 2 पार्ट में है। यहाँ भी अनुकंपी, जिसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जबकि दूसरा है परानुकंपी यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
दोनों ही नर्वस सिस्टम जो हैं अपने आप को एक दूसरे से यानी कंट्रोल करते हैं। एक जो है यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, मान लीजिए ये जो आंतरिक ऑर्गन है हमारे शरीर के, जैसे हार्ट की अगर हम धड़कन की बात करें तो एक जो है धड़कन को बढ़ाने का काम करेगा, तो दूसरा जो है उसकी धड़कन को कम करने के लिए मैसेज देने का काम करता है। तो इस प्रकार ये हमने संक्षिप्त में तीनों के बारे में समझा कि जो तंत्रिका तंत्र है वो किस प्रकार 3 पार्ट में डिवाइड है। एक बार फिर से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु है, परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS जिसमें क्रेनियल नर्व्स 12 जोड़ी मानव में, और जबकि मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसके बाद आगे चलते हैं हम, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं मस्तिष्क। हाँ, तो हम बात करते हैं मस्तिष्क की। अगला जो टॉपिक हमारा है मस्तिष्क। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मस्तिष्क जो होता है, मानव का मस्तिष्क वो किस प्रकार बना हुआ है और उसके ऊपर कौन से आवरण पाए जाते हैं। तो यहाँ आज हम मस्तिष्क आवरण और उसमें भरे हुए द्रव की बात करेंगे। मस्तिष्क जो है हमारा वो चूंकि बड़ा पार्ट है, उसे हम डिटेल से पढ़ेंगे तो एक बार में नहीं होगा, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो हम बात करते हैं मानव मस्तिष्क जो है, सबसे पहले उसके उद्गम की बात करें, अर्थात उसकी जो ओरिजिन है, उत्पत्ति जो है वो एक्टोडर्मल होती है। ये बात हमने तंत्रिका तंत्र में भी बताई थी कि तंत्रिका तंत्र जो है वो एक्टोडर्मल होता है, उसका जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्म से होता है, और उसकी नर्व सेल जो है वो क्रियात्मक इकाई होती हैं जिनमें सेल डिवीजन का अभाव होता है। मस्तिष्क का वेट अगर हम बात करें भार, तो मानव का जो एवरेजन औसतन जो मस्तिष्क का भार है वो लगभग 1.4 केजी अर्थात 1.4 केजी होता है। शरीर का सबसे कोमल भाग होता है मस्तिष्क। शरीर का सबसे कोमल भाग है मस्तिष्क, ध्यान रखना, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसके बाहर की तरफ करोटी से बना कठोर जो है क्रेनम होता है। करोटी के जो कपाल है उसके द्वारा ये सुरक्षित रहता है, उसके द्वारा ये अंदर बंद रहता है। आप इतना समझ सकते हैं कि जिस प्रकार जैसे टमाटर होता है, टमाटर के बाहर हम देखते हैं जो उसकी फल भित्ति है वो कठोर होती है, उसको आप अगर हटा दें तो अंदर जो उसमें आप देखेंगे जो उसके जो सीड्स होते हैं और उसमें जो अंदर गूदा भरा हुआ है वो ऐसा महसूस होगा जिस प्रकार से मस्तिष्क होता है। जैसा हमारा मस्तिष्क ऊपर से सॉफ्ट होता है, उसके ऊपर कपाल होता है, उसी प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। मस्तिष्क मेरुरज्जु के चारों ओर, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर 3 परतों का रक्षात्मक आवरण होता है जिन्हें मेनिंजेन, मस्तिष्क आवरण या झिल्लियां या तानिकाएं कहते हैं। ध्यान रखना, मस्तिष्क के बाहर की तरफ 3 आवरण होते हैं जिन्हें मस्तिष्क आवरण या तानिकाएं कहते हैं, और उनके बाहर की तरफ करोटी होती है यानी कपाल होता है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रकृति ने मानव को किस प्रकार मस्तिष्क को सुरक्षित किया है। और उसके बाद भी हमें ये कहा जाता है कि जब भी हम बाइक पे या इस प्रकार कहीं बाहर निकलते हैं तो हमें जो मस्तिष्क है उसकी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मस्तिष्क में अगर इंजरी हो गई तो इसमें दोबारा से सेल डिवीजन नहीं हो सकता। इसलिए ये प्रकृति ने अपने आप में एक हमें सुरक्षा इसको ऑलरेडी कवर किया है आवरण से, ये ध्यान रखने की बात है। आगे हम बात करते हैं तानिकाएं या मस्तिष्क आवरण या मस्तिष्क के ऊपर जो झिल्लियां हैं जिन्हें हम इंग्लिश में मेनिंजेन कहते हैं। तीनों ही नाम ध्यान रखने हैं, तानिकाएं, मस्तिष्क आवरण या जो मस्तिष्क के ऊपर झिल्लियां होती हैं जिन्हें इंग्लिश में हम मेनिंजेन्स कहते हैं।
कौन कौन सी होती है? हमने कहा 3 प्रकार की झिल्लियां या तानिकाएं मस्तिष्क के ऊपर होती है। सबसे पहली बात करें तो ड्यूरामेटर, जिन्हें दृढ़ तानिका कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो जाल तानिका, जिसे हम एरेक्नॉइड कहते हैं। और तीसरी सबसे आंतरिक, जिसे हम मृदु तानिका या पायामेटर कहते हैं। दृढ़ तानिका, जाल तानिका और मृदु तानिका। तो यहाँ पर जो क्रम है उसको हम समझने के लिए यहाँ आपको एक चित्र बनाया है, जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मस्तिष्क में जो आवरण है वो किस सीक्वेंस में है और उनके बीच में कौन कौन सी केविटी अर्थात गुहाएं हैं। तो उसको समझने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर हम मछलियों की बात करें तो उसमें केवल ड्यूरामेटर एक ही आवरण होता है मस्तिष्क के ऊपर। यदि हम बात करें तो एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियंस के अंदर केवल 2 ही परतें होती हैं, ड्यूरामेटर अर्थात दृढ़ तानिका एंड मृदु तानिका अर्थात पायामेटर। लेकिन स्तनियों में जो कि मैमल्स होते हैं उनमें तीनों प्रकार की मस्तिष्क आवरण अर्थात तानिकाएं प्रेजेंट होती हैं। राइट, अब हम बात करते हैं यहाँ से। तो सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ एक बार इस डायग्राम को समझ लेते हैं ताकि हमें एक बार इनका अरेंजमेंट और सीक्वेंस है जो अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहली बात हम बात करते हैं, देखिए सबसे ऊपर यहाँ मैंने आपको दिखाया, ये क्या है? कपाल, जिसको हम क्रेनम कहते हैं। कपाल जो हमारे मस्तिष्क के ऊपर है, जिसको अपन स्केलेटन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र के अंदर। राइट, तो सबसे ऊपर है क्रेनम, जिसको हम कपाल कहते हैं। और इस कपाल के नीचे आप देख रहे हैं, ये जो मैंने ब्लैक से जो दिखाया है, ये दृढ़ तानिका है। दृढ़ तानिका, जिसको हम ड्यूरामेटर कहते हैं। ड्यूरामेटर डी से रिप्रेजेंट किया, DAP, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर। राइट, तो ये समझने के लिए आप DAP डेप्थ इस प्रकार याद रख सकते हैं। इसके नीचे आप देखते हैं तो ये रेड रंग से दिखाई है जाल तानिका, जिसे एरेक्नॉइड कहते हैं। और सबसे अंदर ये जो ब्लू कलर से दिखाया है, ये है आपकी मृदु तानिका, जिसे पायामेटर कहते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं। ड्यूरामेटर अर्थात दृढ़ तानिका, ये सबसे बाहरी है, जैसा हमें नजर आ रहा है, सबसे बाहरी आवरण है, सबसे बाहर का आवरण है मस्तिष्क के ऊपर। और ये मोटी होती है और दोहरी होती है, ध्यान रखना। यहाँ पर आपको इस प्रकार दिखाया नहीं है, यहाँ सेपरेट हमें नजर नहीं आती है, ये दोहरी होती है और दोनों परतें आपस में चिपकी होती हैं। और ये दृढ़ कोलेजन के तंतुओं से बनी है। राइट, दृढ़ कोलेजन के तंतु जो कि कठोर होते हैं, हम जानते हैं, इसीलिए ये अप्रत्यास्थ होती है, अर्थात ये लचीली नहीं होती है। दूसरी बात हम करें तो ये जो तंतु हैं वो अत्यधिक कठोर हैं, इसीलिए ये किससे चिपकी रहती है? क्रेनम से चिपकी रहती है। अर्थात ऊपर जो कपाल हम बात कर रहे हैं क्रेनम, उससे ये बिल्कुल आप देख रहे हैं चिपकी होती है, जस्ट क्रेनम के नीचे चिपकी होती है। राइट, दूसरी हम बात करते हैं सेकंड, जो है जाल तानिका, जिसे एरेक्नॉइड कहते हैं। जाल तानिका अर्थात एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड जो होती है ये मध्य परत है, ठीक है, दोनों के बीच में होगी। ड्यूरामेटर और जिसे हम कह रहे हैं पायामेटर, उसके मध्य में होती है। और ये इलास्टिन तंतुओं के बनी है, जो कि लचीले होते हैं, जिसमें इलास्टिसिटी का गुण होता है। और ये लचीला होने के कारण ही मतलब कह सकते हैं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और ये सबसे महत्वपूर्ण स्तनियों में उपस्थित होती है। तो अभी हमने बात की कि स्तनियों में जाल तानिका जो है केवल स्तनधारियों का ही गुण है और प्राणियों में नहीं पाई जाती है। वहां केवल 2 ही परतें होती हैं, दृढ़ तानिका और मृदु तानिका। राइट, तो जो सेकंड यानी मध्य परत जिसकी हम बात कर रहे हैं, जाल तानिका जो है, जिसे हम एरेक्नॉइड कह रहे हैं, तो ये इसमें जाल होता है, ये एक तरह से जाल के समान होती है और समहनीय है। इसीलिए ये जो है इसमें CS जो हम बात करेंगे आगे चल के, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को आपस में ऊपर वाली परत जिसे हम दृढ़ तानिका कह रहे हैं और जिसे हम कहते हैं मृदु तानिका, उससे आपस में जुड़ी रहती है और उसमें संवहन करती है। तो ये संवहनीय परत है और यहाँ पर ब्लड वेसल से जुड़ी रहती है। सबसे अंतिम परत की बात कर रहे हैं और सबसे आंतरिक परत
जिसे मृदु तानिका अर्थात पाया मैटर कहते हैं। ये सबसे आंतरिक है, पतली है, मुलायम है और पारदर्शी है। बहुत पतली है, पारदर्शी है, राइट। मस्तिष्क से चिपकी रहती है। देखिए अभी हमने बात की यहाँ क्रेनम से चिपकी है, ये क्रेनम से चिपकी है, जबकि नीचे वाली जो है मृदु तानिका ये किससे चिपकी हुई है? देखो मस्तिष्क कॉर्टेक्स। ये जो हमने रेड कलर से दिखाया है, ये आप देख रहे हैं सबसे नीचे ये मस्तिष्क का सबसे ऊपर वाली जो है, जिसे हम मस्तिष्क का कॉर्टेक्स भाग कहते हैं, तो उससे ये चिपकी हुई है। देखिए यहाँ पर चिपकी हुई है। तो मृदु तानिका मस्तिष्क से चिपकी रहती है, अत्यधिक संवहनीय है, बहुत ज्यादा संवहनीय है ये, और आदान प्रदान करने के लिए यानी खाद्य पदार्थों को और उत्सर्जित पदार्थों को और गैसों को ये रक्त और मस्तिष्क से संवहन करती है। आगे हम बात करें तो ये उभारों के रूप में मस्तिष्क गुहा में लटकी रहती है। जैसा यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं, स्पष्ट नजर आ रहा है कि आप देखते हैं हम बात करेंगे मस्तिष्क में गुहाएं होती हैं, तो इसके नीचे जो है मस्तिष्क, तो मस्तिष्क में ये देखिए नीचे उभार के रूप में लटकी हुई है। ये दिख रहे हैं आप उभार, और ये जो उभार हैं जो नीचे मस्तिष्क में लटके हुए हैं, इन्हीं को नाम दिया है रक्तक जालक अर्थात कोरोइड प्लेक्सिस, रक्तक जालक। और ये रक्तक जालक का काम क्या है? ये आगे चल ये जो है प्रमस्तिष्क मेरु द्रव का स्राव करते हैं। प्रमस्तिष्क मेरु द्रव जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो बनता है वो किससे बनेगा? रक्तक जालकों से बनेगा, राइट। तो ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर हम एक नोट बता देते हैं आपको, आगे चलकर हम जब रोग या विकार पढ़ेंगे मस्तिष्क से संबंधित तो वहां भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ हम बता देते हैं कि जो वो मस्तिष्क से आवरण होते हैं यानी तानिकाएं होती हैं, उनमें जीवाणु संक्रमण के कारण, बैक्टीरियल संक्रमण के कारण, जो कि नाइसेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया होता है, उसके संक्रमण से सूजन आ जाती है, सॉइलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन होता है, और मेनिंजाइटिस अर्थात मस्तिष्क आवरण शोथ रोग हो जाता है। तो जिसकी जांच हम CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के द्वारा करते हैं, राइट। आगे चलते हैं हम। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार मस्तिष्क आवरण है, तो यहाँ इनके बीच में हम गुहाओं की बात करें, यानी नेक्स्ट बात करें तो मस्तिष्क गुहाएं अर्थात जो वेंट्रिकल्स होती हैं मस्तिष्क के अंदर, यहाँ पर हम बात करें कि गुहाएं जो होती हैं इन परतों के बीच या स्पेस की अगर हम बात करें तो ये जो है सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे हैं सब ड्यूरल स्पेस यानी सब ड्यूरल गुहा, तो ये सब का मतलब नीचे, राइट। सबका मतलब होता है नीचे, ड्यूरल मतलब ड्यूरामेटर, तो ड्यूरामेटर के नीचे ये देख रहे हैं आप, ये ड्यूरामेटर है, तो इसके नीचे जो गुहा यानी खाली स्थान नजर आ रहा है ये कहलाता है सब ड्यूरल स्पेस, राइट। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं सब एरेक्नोइड अर्थात सब एरेक्नोइड स्पेस, तो सब अर्थात नीचे, तो ये एरेक्नोइड के नीचे वाली होगी, तो इसे सब एरेक्नोइड कैविटी या स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पर दो आपको स्पेस नजर आ रहे हैं जिनमें CSF अर्थात सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। याद रखना कि जो जिस परत के नीचे होता है हमने उसको नाम दिया सब, ठीक है। अगर ऊपर होता है तो हम उसे अधि या सुप्रा भी कह देते हैं, तो ये चीज ध्यान रखने की बात है। ये नाम से अपन इसको समझेंगे। सब ड्यूरल अगर है तो ड्यूरामेटर के नीचे, और अगर सब एरेक्नोइड है तो एरेक्नोइड के नीचे, राइट। तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ड्यूरामेटर और जाल तानिका अर्थात एरेक्नोइड के मध्य में सब ड्यूरल स्पेस होता है, कैविटी होती है, जबकि जाल तानिका और मृदु तानिका के मध्य सब एरेक्नोइड कैविटी होती है, राइट। अब हम बात करते हैं कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, अर्थात प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, जो यहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं ये भरा हुआ है, हमने इसको शॉर्ट में दिखाया CSF, तो राइट। इसका मतलब क्या हुआ? CSF का मतलब क्या हुआ? प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये देखिए पायामेटर की रक्तक जालकों, अभी हमने बात की कि ये पायामेटर है, इसके रक्तक जालक जो हैं इनके द्वारा स्रावित होता है, और ये लसिका के समान, जैसे लसिका होता है, जिस प्रकार लसिका रक्त से छनकर आता है, ऐसे ही ये भी जो है मस्तिष्क से छनकर और
एक प्रकार का क्षारीय द्रव होता है और इसके अंदर वो सभी पोषक पदार्थ मौजूद होते हैं जो मस्तिष्क को चाहिए। जैसे प्रोटीन होता है, खास तौर से एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, इसमें ग्लूकोज होता है, फास्फेट, कैल्शियम और जिसे हम कह सकते हैं पोटेशियम, सल्फेट और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये मुख्य चीजें आपको बताई हैं, ये सारी इसके अंदर होती हैं जो कि पोषक का काम करती हैं, पोषक पदार्थ का। अगर हम मात्रा की बात करते हैं तो मानव में इसकी जो मात्रा है वैसे तो 80 से लेकर 150 ml तक हो सकती है, लेकिन बुकों में आपको 150 ml इसकी मात्रा दी हुई होगी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। ये मस्तिष्क की गुहाएं और स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसमें भरा होता है। अभी हमने बात की थी, देखो मस्तिष्क और उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी ये भरा होता है। आगे हम बात करते हैं, यह सब एरेक्नोइड गुहा से होता हुआ, सब एरेक्नोइड गुहा आप देख रहे हैं, ये सब एरेक्नोइड गुहा है। तो यहाँ से होता हुआ यहाँ बन रहा है, इसके बाद देखिए यहाँ जाएगा, ठीक है, एरेक्नोइड में जाएगा। एरेक्नोइड जो होती है इसके ऊपर विल्लाई होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये इस तरह से विल्लाई होते हैं और ये विल्लाई दृढ़ तानिका से जुड़ जाते हैं, अर्थात ड्यूरामेटर से जुड़ जाते हैं और उसकी रक्त वाहिनियों में होते हुए ब्लड को दे दिए जाते हैं और इस प्रकार ये ब्लड के अंदर अपने पोषक पदार्थों को यानी मिला देता है, शामिल कर देता है। अब बात आती है कि आखिर इसके कार्य क्या है। तो CSF के कार्य ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रमस्तिष्क मेरुद्रव है वो मस्तिष्क को आघातों से बचाता है, उसको फिजिकल और जो बाह्य आघात जो होते हैं उनसे उसकी रक्षा करता है, साथ ही साथ उत्प्लावकता प्रदान करता है, उसको हल्का बनाए रखता है। जिस प्रकार द्रव में कोई चीज डुबोते हैं तो वो उत्प्लावकता यानी महसूस करती है, तो मस्तिष्क का जो वेट है उसको ये काफी हल्का महसूस कराता है, कम कर देता है। और दूसरी बात करें तो मस्तिष्क और रक्त के मध्य में आपको बताया गैसों का, पोषक पदार्थों का और साथ ही साथ उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करता है, परिवहन करता है। तो इस प्रकार प्रमस्तिष्क मेरुद्रव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपना जो है कार्य करता है और पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और गैसों के लिए खासतौर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, हम पोषक पदार्थों की बात करें और उत्सर्जी पदार्थों को ये रक्त और मस्तिष्क को पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब हम बात करेंगे मस्तिष्क की संरचना और उसके भागों के बारे में।